Assalamualaikum everyone. Today we would solve the remaining questions of our past paper. So stay connected and tell me how you understand better. If you are facing any problem in the preparation of for your exams, then do tell me so I try to help you as much as possible. अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इसके अंदर क्या गिवन है कि अगर a रेशो b c रेशो d के इक्वल है तो हमने ये प्रूव करने के 5a प्लस सी डिवाइडेड बाई 5a माइनस सी किसके इक्वल होगा 5b प्लस डी डिवाइडेड बाई 5b माइनस डी। और ये काम हमने के मेथड को यूज करते हुए करना है। तो हमें पता है के मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि ये जो a रेशो b इज इक्वल टू सी रेशो डी, ये तो ऑलरेडी गिवन है, इसको हम के मेथड के अंदर किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वलेट कर देते होते हैं। अब अगर a बाई बी सी बाई डी के इक्वल है और c बाई डी के इक्वल है तो यहाँ से हमारे पास हम यूँ कह सकते हैं ना कि a बाई बी भी के इक्वल होगा और साथ ही साथ ये जो c बाई डी है ये भी किसके इक्वल होगा, के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a इज इक्वल टू बी के, क्योंकि b यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और c इज इक्वल टू डी के, c की क्या वैल्यू आ जाएगी, c के नीचे d डिवाइड हो रहा है और उस साइड जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये a की और c की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पुट कर लेते हैं। तो फिर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन जाएगी, 5a की जगह पे हम क्या डाल देंगे, बी के डाल देंगे, क्योंकि a की जगह a इज इक्वल टू बी के है तो यहाँ पे हम बी के डाल देंगे, और c की जगह पे हम क्या डाल देंगे, डी के डाल देंगे, डिवाइडेड बाय यहाँ फिर से 5a है, a की जगह पे b के डाल दिया, माइनस c की जगह पे हमने क्या डाल देना है, d के डाल देना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या नजर आ रहा है हमें कि k कॉमन है दोनों के अंदर, k डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी k कॉमन है दोनों के अंदर, और अंदर क्या बन रहा है हमारे पास यहाँ पे 5b प्लस डी डिवाइडेड बाय 5b माइनस डी। यानी कि यहाँ से अगर हम के न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच जाएगा, 5b प्लस डी डिवाइडेड बाय 5b माइनस डी। अब ये के और ये के दोनों कॉमन थे, कैंसिल हो गए, मतलब सेम थे, तो ये अब हमारे पास किसके इक्वल ये चीज़ बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बन जाएगी 5b प्लस डी डिवाइडेड बाय 5b माइनस डी विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि हमने प्रूव करना था। यानी कि क्या हुआ कि ये जो 5a प्लस सी था डिवाइडेड बाय 5a माइनस सी था, इसको हमने 5b प्लस डी डिवाइडेड बाय 5b माइनस डी के इक्वल प्रूव करना था के मेथड को यूज करते हुए। और के मेथड के अंदर हमने सिंपली क्या कर देना होता है कि ये वाली जो रेशोज होती हैं इनको हमने किसी भी के मतलब कांस्टेंट के इक्वल ऐड कर देना होता है, और फिर यहाँ से a की वैल्यू और c की वैल्यू लेके इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो इन टर्म्स ऑफ b एंड d हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसके अंदर क्या है कि करंट I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हमें पता है कि हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल डाल देते हैं और दोनों को ऊपर ही लिख लेते हैं, और साथ ही वो करंट जो है वो रेजिस्टेंस R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते होते हैं, 1 डिवाइडेड बाय वो चीज़ लिख देते होते हैं, क्योंकि इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल के साथ वो प्रोपोर्शनल हो रहा है, तो यानी I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। उसके बाद हमें करंट की भी वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की भी वैल्यू दी हुई है और रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दी हुई है। अगर ये तीनों वैल्यूज दी हुई हैं तो उनका मकसद क्या है कि यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को रिमूव करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो हमने क्या करना है, इन वैल्यूज के थ्रू उस कांस्टेंट को फाइंड करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, ये करंट की नई वैल्यू फाइंड करनी है जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की ये वैल्यू है और रेजिस्टेंस की ये वैल्यू है। अभी हमें क्या नजर आ रहा है कि I इसके भी प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली और इसके प्रोपोर्शनल है इनवर्सली, यानी कि हम इन दोनों को अगर कंबाइन करके लिखें तो ये क्या बन जाएगा, I इज प्रोपोर्शनल टू E बाई आर। और उसके बाद जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल रिमूव करते हैं तो हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगा देते हैं। इस केस में हम ऐसे ही के कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं और के E बाई आर। अब हम इस k की वैल्यू फाइंड करते हैं गिवन वैल्यूज के साथ, तो ये k किसके इक्वल हो जाएगा, k इज इक्वल टू r दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, r i डिवाइडेड बाय e, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो हमें गिवन वैल्यूज थी इनकी मदद से हमने k की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, वो किसके इक्वल आ जाएगी, r हमारे पास क्या था 80 था और I हमारे पास 32 था, यानी जो पहले गिवन वैल्यूज हैं वो हम यहाँ डालेंगे डिवाइडेड बाय 128। इसको अगर हम ये E की वैल्यू 128 थी, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से हमारे पास जो K है कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 20।
अब इसी के अंदर जो दूसरा पार्ट है, मतलब ये उन्होंने के की वैल्यू फाइंड करने का तो बोला नहीं हुआ था, लेकिन हम खुद ही फाइंड करेंगे तभी जाके हमारे पास करंट की वैल्यू आ सकेगी। तो इसके लिए पहले हमने ये क्या कर लिया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें करंट फाइंड करना है जब ई की ये वैल्यू है और आर की ये वैल्यू है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपली ये जो हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू के ई बाई आर, इसके अंदर वैल्यूज डाल देनी है। अब हमारे पास के कितना आ गया है 20 मल्टीप्लाई बाय ई कितना आया था हमारे पास, यहाँ पर ई नया वाला जो गिवन है वो है 150 और डिवाइडेड बाय आर, आर कितना हमें दिया हुआ है 180। तो यहाँ से तो सिंपली ये 0 0 कैंसिल, 5 जार 15 6 जार। अब जब फर्दर इसकी हमने सिंप्लीफिकेशन करी तो यहाँ पे 6 आ गया 3 जार और 20 आ गया 10 जार और फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकता था, तो 5 10 जार 50 डिवाइडेड बाय 3 एम्पेयर ये करंट की हमारे पास वैल्यू आ गई जो कि क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, उसके अंदर हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन गिवन है, इसे हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है। तो हमें पता है जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर हो जाए इसे हम सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते कि लीनियर में कन्वर्ट कर दें, तो ये क्योंकि क्वाड्रेटिक ही रहेगा यानी सेकंड पावर वाला ही रहेगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते होते हैं, इसको किसके इक्वल लिख देते होते हैं, a डिवाइडेड बाय जो लीनियर डिनोमिनेटर है और प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। यानी हमारे पास मेथड ही यही होता है ना रिजॉल्व करने का पार्शियल फ्रैक्शंस में। उसके बाद हम ए बी और सी को फाइंड करने की कोशिश करते होते हैं, और वो कैसे करते होते हैं कि जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उन्हें एक एक करके पहले 0 के इक्वल रखते होते हैं। अगर लीनियर हो तो इसी तरीके से सॉल्व हो जाता है, लेकिन जब क्वाड्रेटिक आ जाए तो लीनियर वाली को इज इक्वल टू 0 करके वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कोई ना कोई कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है, और बाकी जो है वो हम एक्स की पावर्स को कंपेयर करके इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक लीनियर डिनोमिनेटर कौन सा है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2। अब हम इस इक्वेशन के अंदर x इज इक्वल टू -2 पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते होते हैं कि ये जो इक्वेशन है इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते होते हैं किसके साथ, इस डिनोमिनेटर के साथ, इस पूरे डिनोमिनेटर के साथ हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते होते हैं विच विल बी इक्वल टू। अब यहाँ से जब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 2, उसके नीचे x प्लस 2 तो है तो ये x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बन जाएगा, हमारे पास बच जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी जो है उसके नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो है ऑलरेडी, लेकिन उसके नीचे x प्लस 2 नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास थोड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, बस b वाली और c वाले कांस्टेंट को अलग कर दिया है और b के साथ क्योंकि x था उस x को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम x इज इक्वल टू -2 अगर इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या बन जाएगा, -2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 है, 4 प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 8a बन जाएगा, यानी -2 यहाँ पे हम मैं लिख देती हूँ कि x इज इक्वल टू -2 यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने इज इक्वल टू 0 पुट किया, वहां से x इज इक्वल -2 जो है वो हमारे पास एक इसका रूट निकल आया, वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देख रहे हैं। तो अब जब -2 पुट करते हैं तो ये b वाली जो टर्म है ये क्या बन जाएगी, 2 का स्क्वायर -2 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू -2 तो ये क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा, प्लस c है और c के अंदर x की जगह पे -2 प्लस 2 तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ a वाली टर्म रह जाएगी। तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 4 1 जार 4 4 2 जार 8। अब हमारे पास a की तो वैल्यू आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ढेर सारे करने तो इसलिए हम यूँ लिख देते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं यानी इक्वल करते हैं उन्हें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1 है कोफिशिएंट उसका, और वो किसके इक्वल है, यहाँ a एक्स स्क्वायर है तो यानी कि a के इक्वल है, प्लस b के साथ भी एक्स स्क्वायर है तो यानी कि a प्लस b के इक्वल है। अब हमारे पास a की तो वैल्यू हमें पता है 1/2 है, तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी, b इज इक्वल टू 1 माइनस a और a की जगह हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि क्या है 1/2 है।
अब 1 माइनस 1/2 करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से b हमारे पास किसके इक्वल बन जाएगा, b फर्दर हमारे पास बन जाएगा 1/2 के इक्वल, यानी कि a भी और b भी दोनों हमारे पास किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल हैं। उसके बाद हम x की कोफिशिएंट्स को इक्वेट करें तो हमारे पास यहाँ पे तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ कोई x वाली टर्म नहीं है, और दूसरी साइड पे हमारे पास x है b के साथ और साथ 2b है, तो 2b हमारे पास कोफिशिएंट आ गया x का, और साथ c जो है वो भी हमारे पास कोफिशिएंट है x का। तो यानी कि c किसके इक्वल होगा, c इज इक्वल टू -2b, c इज इक्वल टू -2b, और b की अभी हमने वैल्यू देखी थी वो क्या आई थी 1/2, तो यानी कि हमारे पास -2 इंटू 1/2 विच विल बी इक्वल टू -1। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज भी आ चुकी हैं और ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन थी, तो सिंपली हमने क्या कर देना है, इधर a, b और c की वैल्यूज डाल देनी है। तो a हमारे पास क्या था 1/2 था और डिवाइडेड बाई क्या है x प्लस 2, और साथ b जो था वो भी 1/2 था इंटू x प्लस c क्या था हमारे पास -1 था, तो -1 एज इट इज लिख दिया हमने, और डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। तो यहाँ से ये जो 1/2 है ये 2 भी डिवाइड ही हो रहा है और ये x प्लस 2 भी डिवाइड हो रहा है, तो इस 2 को हम सिंपली नीचे ले जाएंगे, 1/2 इंटू x प्लस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाई x, मतलब 2 को तो हम नीचे ले गए, यहाँ पे 2 हम ले गए नीचे x² प्लस 1, लेकिन इस 2 को नीचे ले जाने के लिए पहले इस 2 को इस -1 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ ये क्या आ चुका है x, क्योंकि यहाँ पे 1/2 के साथ x था, ये x आ गया, और -1 जो है वो 2 से पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद ही 2 नीचे जा सकेगा, तो यहाँ x -2 आ गया। तो ये हमारी रिक्वायर्ड जो पार्शियल फ्रैक्शन थी वो आ गई है। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और साथ आ जाएगा x -2 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1, सॉरी x² प्लस 4 है ये, तो ये x² प्लस 4 आ जाएगा, यानी कि फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो ऐसी हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें ये डेटा गिवन है, ये क्या है, ये हमारे पास ग्रुप डेटा है जिसके अंदर एज और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सिर्फ एज और फ्रीक्वेंसी दी है और साथ ए की वैल्यू बताई हुई है, ए इज इक्वल टू 25। तो हमें पता है जो अरिथमेटिक मीन होता है, यहाँ पे हमने इसका क्या करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। अरिथमेटिक मीन किसके इक्वल होता है, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो यहाँ सबसे पहले डी हमारे पास क्या होता है, डेविएशन होती है, जो कि किसकी इक्वल होती है, एक्स माइनस ए। एक्स क्या होता है, मिड पॉइंट होता है, और ए वाला पॉइंट तो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ए की वैल्यू, और उसके बाद हमने इन दोनों का सब प्रोडक्ट कर देना है और डिवाइड इनके सम से, यानी कि इनका फिर सम कैलकुलेट कर लेना है और सिंपली इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ हम सबसे पहले इधर इसका ये वाला पॉइंट है, यानी ये वाला जो इंटरवल है, इसका मिड पॉइंट देखते हैं। मिड पॉइंट कैसे हम फाइंड करते होते हैं कि जो लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 कर देते होते हैं। तो जब हम इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा 5.5, अगले वाले का मिड पॉइंट आ जाएगा 15.5, क्योंकि ये अगर हम देखें ये 11/2 5.5 होता है, यहाँ 31/2 है वो 15.5 होता है। उसके बाद अगला मिड पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 25.5 और फिर आ जाएगा 35.5। ये कैसे आ रहा है कि ये 71/2 है, 71/2 35.5, ये है 51/2 विच इज इक्वल टू 25.5। उसके बाद d किसके इक्वल है, x माइनस ए के, यानी कि x हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं और a जो है वो हमारे पास 21 गिवन है। तो उसके अंदर हम देखते हैं जब हम 5.5 से 25 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -19.5। फिर हमारे पास d की क्या वैल्यू आएगी, -9.5, फिर आ जाएगी हमारे पास 0.5 और फिर 10.5। ये हमारे पास d की वैल्यूज आ चुकी हैं। फिर हमने क्या करना है, ये जो d की वैल्यूज हैं और जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना, यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना आपस में। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -234। फिर उसके बाद जब हम ये जो सेकंड वाली टर्म है हमारे पास, ये 8 और ये 9.5,
इन्हें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -76 आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6.5 आ जाएगा और फिर हमारे पास 178 आ जाएगा। या आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेट करके, तो ये मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखे हुए थे इसलिए ये वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो एफ डी है इसकी हमने क्या कर देनी है, समेशन कर देनी है। यानी ये जो एफ डी वाली सारी वैल्यूज हैं इनका हमने टोटल निकाल लेना है, यानी कि इनका हमने सम निकाल देना है, जो कि किसकी इक्वल आएगा -125। ये जो एफ डी वाली वैल्यूज हैं इनका सम हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, -125 के इक्वल आ गया। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका सम 50 के इक्वल उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ था। अब हमने सिंपली ये अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूला में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ए इज इक्वल टू 25 हमारे पास गिवन था, प्लस समेशन एफ डी जो है वो किसके इक्वल आ चुका है, हमारे पास -125 के इक्वल आ गया है। और साथ हमारे पास जो समेशन एफ है यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है। अब हम इन्हें जब सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 22.5। 22.5 यानी कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है उसकी क्या वैल्यू आ गई है, 22.5 आ गई है। या दूसरे किसी फार्मूला से भी करके देख सकते हैं तो आंसर हमारे पास 22.5 ही आएगा। सिंपली हमने सबसे पहले क्या किया, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला देख लिया, वो क्या होता है ए हमारे पास गिवन है समेशन एफ डी, तो डी हमने यानी कि डी निकाल दिया और उसके बाद एफ डी यानी कि एफ को डी से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको सम कर लिया और उसको डिवाइड कर दिया समेशन एफ से और फिर इन सबको सिंप्लीफाई किया हमने, तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 में से आया हुआ है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास कॉर्ड है ए बी, कॉर्ड क्या होता है कि एक ऐसी लाइन डायमीटर के अलावा एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किसी भी 2 पॉइंट्स पे टच करे। तो यहाँ पर ये जो कॉर्ड ए बी है इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि ये जो ए बी है ये बेसिकली कौन सी दो लाइंस के इक्वल है, ये ए सी प्लस ये ए सी, ये ए जो है वो पॉइंट यहाँ पे है, तो ये ए सी और प्लस सी बी के इक्वल है। यानी कि यहाँ से सी से बी तक का अगर डिस्टेंस एक्स है तो यहाँ से नीचे का भी डिस्टेंस क्या होगा, एक्स के इक्वल होगा। तो यानी कि मेजरमेंट ए बी वाली जो लाइन है उसकी मेजरमेंट किसके इक्वल हो जाएगी, 2x के इक्वल हो जाएगी। उसके बाद जो x है वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिंपली बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि वो तो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है यानी कि 5 का स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, बेस के स्क्वायर यानी कि 2.5 के स्क्वायर के इक्वल होगा, प्लस यहाँ हाइट क्या है x है तो x के स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ से हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस 2.5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6.25 आ जाएगा यहाँ से x का स्क्वायर। और उसके बाद जब x की वैल्यू निकालनी है तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ दिस के इक्वल। तो यहाँ से हम अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4.33। अब ये तो हमारे पास x की वैल्यू आई है यानी बी सी वाली लेंथ के इक्वल आई है, लेकिन जो हमारे पास ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी प्लस ए सी के इक्वल है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, फिर से x होगा यानी कि 2x के इक्वल है हमारे पास। तो यानी कि हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए बी वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के इक्वल यानी कि 2 इंटू 4.33 विच विल बी इक्वल टू 8.66, यानी कि ये 8.66 बन गया। और ये कैसे आया कि सिंपली हमने क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम से ये x वाली लेंथ फाइंड की और उसके बाद ये वाली जो लेंथ थी इसकी वो इसी के बराबर हमें लग रही थी, तो हमने कह दिया कि ये 2x के इक्वल होगा। और दूसरा ये हमारे पास 10.1 के अंदर थ्योरम है एक, उसके अंदर से ये रिजल्ट हमने डिड्यूस किया, तो आप लोग वहाँ जाके भी देख लेना।